जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है जिसको हम समझेंगे। आज का टॉपिक, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सवाल बहुत ही कॉमन है। ये जो पॉलिटी एक सब्जेक्ट है उसमें से उनका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये तो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आती है, वनडे एग्जाम में तो आते ही आता है। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं प्रेम्बल, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आज हम देखेंगे कि कौन से वो सवाल है जो अक्सर पूछे जाते हैं और वो बहुत ही कॉमन है, राइट। तो आज हम देखेंगे कि प्रेम्बल में हम जानेंगे कि इसको कब अडॉप्ट किया गया, कब इसको संविधान में सम्मिलित किया गया और इसमें बदलाव कब किया गया, बदलाव में वो कौन से 3 शब्द थे जो वो जोड़े गए, और ये किस आर्टिकल के तहत बदलाव किया जाता है, जिसे अमेंडमेंट, जिसे हम हिंदी में संशोधन बोलते हैं, तो किस आर्टिकल के तहत किया जाता है भारतीय संविधान में। और आज हम जानेंगे कि केशवानंद भारती केस क्या था, और फिर हम जानेंगे नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का किस प्रकार का नेचर है। और उसके बाद फिर हम जानेंगे कि भारतीय संविधान की क्या उद्देश्य है, भारतीय संविधान का क्या उद्देश्य है, क्यों इसे बनाया गया, क्यों हमने इसको अडॉप्ट किया, इसमें क्या खासियत है जो हमने इसको अडॉप्ट किया भारतीय संविधान को। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए एक एक करके हम इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। प्रेम्बल का सीधा सा अर्थ होता है आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि भारतीय संविधान, कोई व्यक्ति पूरा संविधान नहीं पढ़ सकता एक बार में। उसको यदि आसानी से जानना हो कि हमारा भारतीय संविधान किस प्रकार का है, कैसा उसमें नेचर है, क्या क्या उसमें बताया गया है, क्या उसके उद्देश्य है, तो सिंपली उसको एक काम करना चाहिए, उसको पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना को रीड करना चाहिए, यानी कि प्रेम्बल को रीड करना चाहिए। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं डाल दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर वो आप देख सकते हैं भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अन्यथा आप जो स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं वो तो उनके पास तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना तो होगी, क्योंकि वो पॉलिटी की किताब पढ़ते होंगे। तो हम इसके बेसिक जो क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं आज हम उनको समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय ये प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया। इसकी जो अडॉप्शन डेट है वो 26 नवंबर 1949। अच्छा, 26 नवंबर 1949 ये संविधान अभी ये बनकर तैयार हुआ था। संविधान के जो हमारा संविधान इस डेट को बनकर तैयार हुआ था, जो लागू हुआ था वो जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बाकी जो बनने की तिथि थी वो ये थी। ये हमारे भारतीय संविधान का एक पार्ट है और ये अमेंड किया जा सकता है। इसको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे कि वो किस आर्टिकल के तहत इसको अमेंड किया जाता है। परंतु अमेंडमेंट तभी होगा जब इसके बेसिक स्ट्रक्चर को कुछ जरा भी हानि पहुंचाए बिना, यानी कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंडमेंट के तहत बदला नहीं जा सकता, अमेंडमेंट प्रोसेस के तहत नहीं बदला जा सकता, बेसिक स्ट्रक्चर बदला ही नहीं जा सकता साहब। तो केशवानंद भारती में इसको पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान का ये हिस्सा नहीं है। उसके बाद जब केस आगे चला तो केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड वापस लिया और उसमें बताया कि केशवानंद भारती केस में बताया, जो कि 1973 में इसका डिसीजन आया और बताया कि जो प्रेम्बल है वो हमारे भारतीय संविधान का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसको आइए हम ऐसे समझते हैं। मैं बताऊंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है जी। बेसिक स्ट्रक्चर भी हम समझने का प्रयास करेंगे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रस्तावना कैसे आई, इसके ऊपर ये बहुत ही जबरदस्त इसके पीछे कहानी है। एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पास किया गया, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको पास किया गया था। इसमें एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, एक ही बार इसको अमेंड किया गया है, इसको एक ही बार संशोधन इसमें एक ही बार हुआ है, जो कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में। इसको एक ही बार अमेंड किया गया है, जिसमें 3 शब्दों को मतलब अलग से 3 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया। वो कौन से 3 शब्द थे? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। मित्रों, दोस्तों, भाइयों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये यूपीएससी, पीएससी और एसएससी, बैंक, रेलवे, कई बार पुलिस में भी पूछ लेते हैं कि वो कौन से शब्द थे, उनमें ऑप्शन दिए होंगे कि ये शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के तहत उसमें ऐड किया गया, तो आपको उसमें से सही और गलत चुनना होता है। तो ये 3 शब्दों को ऐड किया गया। आप इसको हिंदी में एक बार गूगल करके चेक कर सकते हैं।
सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी, ये 3 शब्दों को ऐड किया गया है। इसके बाद कोई इसमें अमेंडमेंट अभी तक नहीं हुआ है। फिर हम इसका ये हम समझने का प्रयास करते हैं कि नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कि हमारा संविधान किस नेचर का है, उसकी प्रकृति क्या है, हमारे संविधान की प्रकृति क्या है। ये सोवरेन है हमारा संविधान। हमारा स्टेट जो है, इंडियन स्टेट हमारा सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। परंतु मैं अगला वीडियो बनाऊंगा वो इसी के ऊपर होगा कि सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेमबल है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप समझेंगे। परंतु अभी आप यहाँ पर इतना समझिए कि हमारे संविधान में ये शब्दों का बहुत महत्व है। इनमें से कई सारे सवाल पूछ लेता है कि इनमें से कौन से शब्द प्रेमबल में है या नहीं है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इनको मैं आपके इसको विस्तार से आपको समझाऊंगा कि इनका क्या अर्थ होता है। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की क्या उद्देश्य है, क्यों इसको अडॉप्ट किया गया, क्यों इसको बनाया गया, इसका क्या कार्य होता है, हमारी भारतीय राजनीति कैसे काम करती है, ये हम इसमें समझते हैं। तो भारतीय संविधान का क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य तो इसका जस्टिस है, यानी कि भारतीय समाज में हर वर्ग के व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति छूट न जाए। जो हमारे महात्मा गांधी जी का कोट है कि एक व्यक्ति जो लास्ट में बैठा हुआ है वो भी छूटना नहीं चाहिए। सबका उदय, सर्वोदय, सबका विकास, सबका साथ, वो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होता है। तो जस्टिस, सोशल जस्टिस, सभी लोगों को सोशली मतलब सामाजिक रूप से उसको न्याय दिलवाने का इसका काम जो हमारे भारतीय संविधान का है। इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि सोशल जस्टिस यानी कि लोगों को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। तो और इकोनॉमिकली यानी कि सबको बराबर का रोजगार मिले, यानी कि रोजगार जब भी मिले तो सबको बराबर हो, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि जैसे इसको सिंपली समझ सकते हैं कि एससी और एसटी की सीटें रिजर्व होती हैं असेंबलीज में एंड पार्लियामेंट में। तो वहाँ पर भारतीय संविधान ने उनको पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करने का एक प्रकार से वो प्रयास है। और मतलब प्रयास नहीं, ये उनको जस्टिस प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस। और ओबीसीज के लिए सीटें लोकल बॉडीज में रिजर्व होती हैं। तो इस प्रकार से एक हर वर्ग को यानी कि हर वर्ग को पॉलिटिकल जस्टिस देने का उद्देश्य है भारतीय संविधान का। लिबर्टी आप को सोच सकते हैं, आपको सोचने की आज़ादी है, आप उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। मित्रों, यहाँ पे एक बात ध्यान देने की ये है कि आप स्टेट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ आप एक संवैधानिक जो एक भाषा होती है, एक लैंग्वेज होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज होती है, आप कुछ भी अंडरस्टैंड बोलेंगे वो एक सही तरीका नहीं होता। आपको संविधान के दायरे में रहकर गवर्नमेंट को भी यदि क्रिटिसाइज करना है तो संविधान के दायरे में रहकर आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे एक बहुत ही ये ध्यान देने वाली बात है कि आप देश को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप स्टेट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। स्टेट यानी कि मैं यहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन मैंने लास्ट वीडियो में समझाई हुई है कि स्टेट क्या होता है। मैं दोबारा से समझा देता हूँ कि जिसके पास 4 चीज़ें होती हैं वो स्टेट की डेफिनेशन के अंडर में आता है। फर्स्ट तो लैंड, पॉपुलेशन, लोग यानी कि लैंड आपका टेरिटरी होनी चाहिए, फिर पॉपुलेशन यानी कि सिटीजन्स होने चाहिए, फिर गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट होनी चाहिए, फिर सोवरेनिटी यानी कि ये 4 चीज़ें हैं। सोवरेनिटी का मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो सोवरेनिटी का यहाँ पर भी मैं समझा देता हूँ कि कोई भी देश वो इंटरनली एंड एक्सटर्नली डिसीजन लेने के लिए फ्री है, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर निर्भर नहीं है, तो वो एक सोवरेन स्टेट है। ठीक है दोस्तों, तो वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिलीफ यानी कि आप किसी धर्म में आस्था रखते हैं या आप कुछ बिलीफ्स हैं आपके, तो आप हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि अंधविश्वास को इसमें नहीं माना गया है। कि कल को आपका एक बिलीफ है कि सपोज कि एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी जानवर की हत्या करना, किसी जानवर को मारना बलि के नाम पर, यानी कि किसी जानवर की बलि देना, माफ़ कीजिए दोस्तों, बट मैं ऐसे समझता हूँ कि तो ये आपका बिलीफ नहीं हो सकता, वो एक गलत काम होता है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। फेथ यानी कि आप किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं,
किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपको आज़ादी है। चाहे आप हिंदुज़म में बिलीव कर सकते हैं, चाहे आप इस्लाम में मान सकते हैं, चाहे आप सिखिज़म में बिलीव कर सकते हैं, चाहे आप बुद्धिज़्म में बिलीव कर सकते हैं, आप क्रिश्चियनिटी में बिलीव कर सकते हैं और उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, यानी कि उसको यानी कि प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। आप धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। उसके लिए अलग से आर्टिकल बनाए गए हैं, मैं आपको वो भी संविधान में समझाऊंगा। राइट मतलब वो फंडामेंटल राइट्स के अंडर में आती है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। उसके बीच में आपको फंडामेंटल राइट्स के लिए अलग से एक लेक्चर होगा, तो उसमें आप समझेंगे। तो परंतु उसमें भी इसको मैं पूरा कर लूँ थोड़ा सा, अन्यथा ये एक अधूरी बात बताना बहुत घातक होता है, बहुत खतरनाक होता है अधूरी बात को जानना। मैंने जैसा कि बताया कि आप पूजा कर सकते हैं, आप किसी धर्म को मान सकते हैं और उसको प्रसार प्रचार भी कर सकते हैं, परंतु संविधान में कुछ नियम कानून भी बनाए गए हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी बनाए गए हैं, उनको आपको क्रॉस नहीं करना होता। यानी कि आप किसी को लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हैं। उसकी इच्छा होती है तभी वो बिल्कुल ही किसी भी प्रकार का लालच, पैसे का लालच, उसको धमकाना, उसको अन्य अन्य प्रकार के भी जो मतलब दबाव बनाकर किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता। तो मेरे को यही बात बतानी थी। आप ऐसे प्रचार प्रसार कर सकते हैं, पर किसी को लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते, वो गैर कानूनी होता है। अभी और दूसरा हम आते हैं, अगला आता है इक्वालिटी। भारतीय संविधान का उद्देश्य यह भी बहुत इम्पोर्टेंट उद्देश्य है, बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि वो हर वर्ग को इक्वालिटी प्रदान करे। मतलब भारत में, इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, यानी कि स्टेटस, सबको इक्वल स्टेटस प्रदान करें। आर्टिकल 14 का मतलब ही यही होता है। आर्टिकल 14 जो कि फंडामेंटल राइट है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे वह राष्ट्रपति जी हों, चाहे एक गरीब हो, तो ठेला लगाने वाले लोग हैं, वो भी कानून के सामने सब बराबर हैं। जो क्राइम एक बड़े व्यक्ति ने किया है उसकी भी सज़ा सेम ही होगी, जो क्राइम एक गरीब करता है उसकी भी सज़ा सेम ही होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं किया जा सकता कि अमीर व्यक्ति को सज़ा कम कर दी जाए, गरीब व्यक्ति को सज़ा ज़्यादा दी जाए। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि सबको बराबर का अवसर मिले। सब लोगों को, जैसे कि नौकरियां निकलती हैं तो हम किसी एक वर्ग को उसमें रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, यानी कि वहाँ पर सबको बराबर का अवसर प्रदान करने का ये एक भारतीय संविधान का उद्देश्य है। और इसको प्रमोट करना, इक्वलिटी को प्रमोट करना सबका उद्देश्य है, यानी कि मानव मानव एक समान। हम कई जो आज भी देहात में जाते हैं, गांव में, तो ये देखने को मिलता है कि इनइक्वालिटी वहाँ पे देखी जाती है कि लोग छुआछूत करते हैं, अनटचेबिलिटी देखा जाता है। तो हर व्यक्ति का, हर सिटीजन का ये धर्म है, हर सिटीजन की ये ड्यूटी है, वो इक्वालिटी को प्रमोट करे और इनइक्वालिटी को समाप्त करे, ख़त्म करे। फ्रेटर्निटी, ये फ्रेटर्निटी को आप इस प्रकार से समझिए कि हर इंडिविजुअल की डिग्निटी है। डिग्निटी का मतलब सम्मान है, उसका एक रिस्पेक्ट होती है, एक लेवल की रिस्पेक्ट होती है। उसको प्रमोट करना भारतीय संविधान का एक उद्देश्य होता है। तो हर किसी व्यक्ति की डिग्निटी को मेंटेन रखना भारतीय संविधान का उद्देश्य है। और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी कि भारतीय संविधान का और एक सिंगल इंडिविजुअल का, मेरा, आपका, सभी का, देश में जितने भी लोग हैं, देश में सिटीजन्स हैं, तो उन सबका एक ड्यूटी यह भी है कि वो मतलब भारत की यूनिटी को बढ़ाए, भारत की यूनिटी को खंड ना होने दे, भारत की यूनिटी को टूटने ना दे और इंटीग्रिटी को टूटने ना दे। इसलिए जितने भी संवैधानिक पद होते हैं उन सब पे, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, सीएम हो गया, आईएएस हो गए, राष्ट्रपति का पद हो गया, सुप्रीम कोर्ट का पद हो गया, तो व्यक्ति पद ग्रहण करने से पहले एक शपथ ग्रहण करता है, मतलब ओथ लेता है। वो भारतीय समाज को, मतलब देश को, भारत को यूनाइट रखेगा और उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रखेगा। तो ये हमारे भारतीय संविधान का उद्देश्य है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य है। यहाँ पे दोस्तों, ये आपने नेशन वर्ड यहाँ पे देखा, तो क्या आप जानते हैं कि इस नेशन वर्ड का क्या मीनिंग हो? हम किसे नेशन कहते हैं? अच्छा, कंट्री और नेशन एक होते हैं क्या? ये आप कमेंट में बताएंगे। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें कि इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी कि संविधानवाद क्या होता है? ये सवाल बहुत जरूरी है जानना, अन्यथा आप मतलब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी की बुक पढ़ेंगे ना, तो आपको ये चीज़ पता ही नहीं चलेगी कि ये इसका मीनिंग क्या है। आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, इसको जाने बिना आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, आगे क्या आपको बुक ही समझ में नहीं आएगी। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज फेडरेशन, रूल ऑफ लॉ, यानी कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है? व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज नेशन, व्हाट इज स्टेट। स्टेट तो मैं आपको बता चुका हूँ,
व्हाट इज नेशन, नेशन की डेफिनेशन में आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी कि इसके साथ में सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेम्बल के साथ में मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ को। व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आप नॉर्मली आप समझते हैं, परंतु गवर्नमेंट जो आप नॉर्मली समझते हैं उससे वो तो है ही, उसके साथ कुछ चीज़ें और ऐड की जाती हैं, तो शायद उसको आपने शायद कुछ लोगों ने उसमें पढ़ा होगा, अन्यथा मैं आपको वीडियो में तो बताऊंगा ही। कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि ये कॉन्सेप्ट होता है, ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा कि व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। ये कॉन्सेप्ट पता है, ये बहुत बार इंडियन पॉलिटी के बुक में आता है और बच्चों का यही सवाल होता है, सर हमको जुडिशियल रिव्यू समझ में नहीं आया। ठीक है, लोकस स्टैंडी, व्हाट इज लोकस स्टैंडी, यानी कि ये भी आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये लोकस स्टैंडी क्या, इसका ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, मैंने जितना इस वीडियो में समझा सकता था मैं वो सारा समझाने का प्रयास किया है, और मैं नेक्स्ट वीडियो इसके तुरंत बाद ही बनाने वाला हूँ। उसमें मैं समझाऊंगा कि सिग्निफिकेंस, जो प्रस्तावना की क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी महत्वता क्या है, महत्वता क्या है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। जय हिंद।